हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल आनंद एकेडमी क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक फिजिक्स की सीरीज चल रही है। हमारी एक फिजिक्स की सीरीज चल रही है जो कि रेडियो ऑपरेटर पुलिस भर्ती की जो भौतिक विज्ञान की हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको बेस से लेके हाई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अभी हम जो आपको करवा रहे हैं थ्योरी के बाद हम आपको पूरा एक पैटर्न लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके लिए पूरा क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे, जिससे आपके मॉक टेस्ट टाइप का, जहाँ पे आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। अगर आप हमारी क्लास में आज पहले दिन आए हैं, नए आए हैं, तो क्या करेंगे, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही साथ में अगर आप ये क्लास अब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये थोड़ी पहली क्लासें हमारी हो चुकी हैं, उन क्लासों के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उस क्लास को जाके सारी क्लासों को देख लेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से आशय है कि कल हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन से क्या लाभ है, क्या हानि है, उससे संबंधित हमने सारी बातें पढ़ी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन से पढ़ाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि माध्यम क्या होता है। माध्यम से आशय ऐसे भाग, ऐसे हिस्से से है जहाँ पे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर चारों तरफ उपस्थित हो। जब एक माध्यम से कोई भी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपना मार्ग जो है वो क्या कर लेती है, उसका मार्ग विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब ये है कि उसको जैसा जाना चाहिए वो वैसा ना जाके वो इधर या उधर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो माध्यम होंगे वो पहले माध्यम की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो माध्यम है वो दो प्रकार के होंगे। ठीक है, एक होगा हमारा सघन माध्यम और दूसरा होगा विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम जैसे मान लीजिए कांच हो गया और क्या हो गया, जल हो गया, या अन्य कोई द्रव आपने जो ले रखा है वो हो जाएगा। विरल माध्यम का मतलब जैसे हमने वायु कहा, जैसे हमने निर्वात कहा, ये हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। ओके, तो सघन माध्यम का मतलब ये है कि जहाँ पे वो कण कैसे होंगे, पास पास होंगे, तो वो हमारा सघन माध्यम की कैटेगरी में चला जाएगा। और जहाँ पे माध्यम के कण सापेक्षिक दूरी पर हैं, कुछ दूर दूर पर हैं, तो वो हमारा विरल माध्यम की कंडीशन में, कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अब हमने सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन हमारी है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमने आपसे ये कहा कि मान लीजिए ऊपर कुछ अलग माध्यम है
और हमने यहाँ पर खींच लिया एक अभिलंब, ठीक है। ये एक सतह है या एक बॉर्डर मान लीजिए, जो कि ऊपर वाला माध्यम अलग है, इसको हमने डाल दिया माध्यम 1, और नीचे वाला माध्यम कोई दूसरा है, तो इसलिए हमने उसको डाल दिया माध्यम 2, ठीक है। और जब कोई प्रकाश की किरण इधर आ रही है तो इस किरण को कैसा जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम के चेंज होने की वजह से ये प्रकाश की किरण ऐसी जा सकती है या फिर ऐसी जा सकती है, इस प्रकार से, या भी ये वाला हो जाएगा या तो ये वाला हो जाएगा। तो अभी जब किरण आ रही है उस समय उस किरण का नाम क्या है बच्चा, आपतित किरण, ठीक है। और जब किरण जो है दूसरे माध्यम में एंटर हो चुकी है उस समय उसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। जबकि इससे पहले जब हमने उस चीज़ को पढ़ा था तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि अगर प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर चुकी है, और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश की है प्रकाश की किरण ने, तो वो अपने पथ को चेंज कर लेती है, और जब अपना उसका पथ चेंज हो जाएगा उसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे कि अपवर्तन के नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, पहला नियम क्या है, पहला नियम यही है एज इट इज, जैसा आपका रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ था वैसे ही ये रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। जबकि परावर्तन क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। पहला नियम ये है कि जो आपतित किरण आ रही है वो आपतित किरण और साथ ही में क्या, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिएगा ये किरण आ रही है आपतित किरण, और ये पॉइंट हमने आपको बताया था अभिलंब है, अब आपतन बिंदु है, और ये है अपवर्तित किरण। तीनों कहाँ हैं, एक ही बोर्ड पे तो हमने बनाए हैं, तो एक ही तल पर स्थित हैं, बढ़िया बात। सेकंड है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, जान दई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या बोलते हैं साइन थीटा को, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई होगा और ये होगा साइन आर का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट पता है क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। उसको कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं उस कांस्टेंट को, ठीक है। और इस पूरे जो सेकंड नियम है इसको हम बोलते हैं क्या, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। गॉट इट? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई हूँ, ठीक है। अगर समझ में आई हैं तो फटाक से कॉपी पेन से इसको नोट करते हुए चलेंगे। चलिए
अब देखिएगा क्या है, यहाँ पर एक और पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जब तुम्हारी कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से काहे में जाती है, विरल में, ठीक है, जब वो सघन से काहे में गई है, विरल में, तो क्या होगा, वह अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। जब वो सघन से काहे में गई है, विरल में, तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। जैसे अब सघन से मतलब कैसे, मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई भी प्रकाश की किरण वो जल से काहे में गई है, वायु में, जल से वायु में, या मे भी ऐसा भी हो सकता है कांच से जल में, कांच से जल में, या कोई द्रव है, कोई भी द्रव, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, एनीबॉडी, कुछ भी, कोई द्रव है और उस द्रव से किसी वायु या निर्वात में जा रही है, तो उस समय की जो स्थिति है वो ये इसको फॉलो करेगी, और इन सभी दशाओं में जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये मान लीजिए एक माध्यम है और इसको हमने डैश डैश कर दिया क्योंकि ये तुम्हारा कैसा है, सघन माध्यम है, और सघन माध्यम है तो प्रकाश की किरण आई, इसको कैसा जाना चाहिए था, ऐसा, और अभिलंब तो ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा अभिलंब है। जब ये अभिलंब है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर क्या मतलब, ये देखो, और यहाँ पर जो कोण है वो कोण आई है, जिसको हम आपतन कोण बोलते हैं, और अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण के लिए कोण बनता है उसको कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो कोण हमें देखना है वो हम अभिलंब से देखेंगे, ना कि क्षैतिज से, ठीक है। जो एंगल हमें डिफाइन करना है वो हम अभिलंब से देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई आपके प्रकाश की किरण है और वो विरल से काहे में जा रही है, सघन में जा रही है, विरल से गई है सघन में, तो क्या होगा, तो फिर वो अभिलंब की ओर आ जाएगी, अभिलंब की ओर आ जाएगी, है ना, अभिलंब के पास आएगी। अभिलंब के पास या ओर एक ही बात है ना। जैसे हमने आपसे ये कहा, उल्टा कर लीजिए, जैसे वो वायु से काहे में गया है, जल में गया है, जैसे वो जल से काहे में गया है, कांच में गया है, और मान लीजिए कि वो वायु या निर्वात में से है और किसी द्रव में प्रकाश की किरण गई है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो दशा होगी हमारी वो क्या होगी, इस किरण को ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा ना जाके अभिलंब की ओर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल है हमारा I और ये एंगल जो है हमारा क्या है, R। यहाँ अगर हम देखेंगे तो कोण I जो है वो लेस देन है कोण R। कोण R का मतलब समझ रहे हैं कि पहली वाली कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा है आपतन कोण की तुलना में, जबकि सेकेंड वाली कंडीशन में यहाँ पे ये जो आपको माध्यम दिख रहा है ये माध्यम है हमारा सघन माध्यम। ओके, अब जब सघन माध्यम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण I जो है वो ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, कोण R की तुलना में। ओके, आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी आपके। ठीक है, ओके। अब एक बात, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई, फिर विरल से सघन से विरल में गई, विरल से सघन में गई, तो यहाँ पर ये जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आते हैं किसकी वजह से, हम बता रहे हैं आपको। ये जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं अपवर्तनांक की वजह से, और वो अपवर्तनांक है, वो अपवर्तनांक क्या है हमारा, n है। n क्या है, n जो है हमारा अपवर्तनांक है, n क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है। और वो अपवर्तनांक का मतलब है हमने यहाँ पर लिखा ANG, और ANG का मतलब होता है, जो पहले लिखा होता है वो है एयर, AIR एयर, एंड G4 है ग्लास,
ठीक, ग्लास का मतलब कांच, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष, सॉरी जो आगे लिखा होता है ना उसको पहले लिखा जाता है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, अगर इसको हम उल्टा लिखें, उल्टा का मतलब हम लिखें g ऑफ एन ए, इसका मतलब है कि कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, और जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वहां पर अपवर्तनांक n होगा। और मैं यूं कहूं कि जब वो प्रकाश की किरण हमारी विरल से काहे में गई है, सघन में, विरल से काहे में गई है, सघन में, तो जो अपवर्तनांक है वो किसका होगा, वो कितना होगा, n होगा। लेकिन अगर वही प्रकाश की किरण सघन से काहे में गई है, विरल में गई है, सघन से काहे में गई है, विरल में, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ओके, n कब होगा, जब वो प्रकाश की किरण विरल से काहे में गई है, सघन में, तो वो अपवर्तनांक उसका कितना होगा, n होगा। और अगर वही प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई है तो अपवर्तनांक हमारा हो जाएगा 1/n, यानी सूत्र यहां पर बनेगा a ऑफ एन जी इज इक्वल टू 1/g ऑफ एन ए, g ऑफ एन ए। ठीक है, समझे नहीं समझे, ठीक है। वैसे ही हमने कहा ANL, इसका मतलब वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, हमने कहा हमने ये कह दिया G ऑफ NL, ये क्या है, ये है कांच के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वो द्रव का अपवर्तनांक पता हो और साथ ही साथ हमें पता हो कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कहा A ऑफ NG तो ये होता है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष एक वर्ड आता है और एक आता है सापेक्ष। तो जब हम कंपैरिजन वायु या निर्वात के लिए करते हैं तब हम उसको लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, और जब हम किसी अन्य माध्यम से कंपैरिजन करेंगे तब हम उसको लिखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी ये हो जाएगा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और अगर यहाँ पर हो जाए मान लो L ऑफ NG तो यहाँ पर फिर इसके सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फिलहाल अभी तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो हमने ANL लिखा, तो ये हो जाएगा द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक, द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, नोट कर लेंगे फटाक से। अब देखो, अपवर्तन के लिए ही एक चीज क्या, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, किस में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो दो चीजें, एक तो चीज आ गई क्या, तरंग दैर्घ्य, और दूसरा हो गया उसका वेग। ये बदल जाती हैं, ये क्या होती हैं, बदल जाती हैं। लेकिन एक चीज है जिसका नाम है क्या, आवृत्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वो नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी जो है
वो नहीं बदलती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, वेग बदल जाएगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलेगी। अब हमने आपसे ये कहा कि ये एक अलग माध्यम है और इसमें प्रकाश की किरण जा रही है, तो वो चेंज हो गई। ठीक है, ऐसी चली गई। तो हमने कहा यहाँ इसका वेग कितना है v1, यहाँ इसका तरंग दैर्घ्य कितना है λ1, और आवृत्ति कितनी है n। यहाँ पे v2 λ2, लेकिन आवृत्ति तो वही रहेगी। तो यहाँ पर एक संबंध निकल कर आता है और वो होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा रुक जाइए, यहाँ पर लिखेंगे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हो जाएगा अपवर्तनांक। ठीक है, अब जैसे हमने कहा किसी निर्वात में प्रकाश की चाल v है तो c/n हो जाएगा ये। ठीक है, c/ क्या हो जाएगा n। यहाँ से एक और फार्मूला हमारे पास आ जाएगा v बराबर, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि c बराबर कितना होता है 3 में गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, c जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जिसकी वैल्यू होती है v = c/n। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसी माध्यम में चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर n। अपवर्तनांक है, यहाँ से एक और फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, v बराबर c/n, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दूँ, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं आपसे ये कहूँ कि कांच में प्रकाश की चाल बताओ, कांच में प्रकाश की चाल फाइंड करो। यदि इसका अपवर्तनांक कितना है, यदि इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो आपने ये कहा कि किसी माध्यम, मतलब कांच माध्यम है अभी, तो v बराबर हो जाएगा c/n, और हमें पता है v बराबर c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और n की वैल्यू है 1.5। अब ये 1.5 जो है वो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 1.5 दूना 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v बराबर 2 में गुणे 10⁸ और मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। यानी जहाँ पे माध्यम ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम। यानी जितना ज़्यादा माध्यम, जितना माध्यम सघन, जितना माध्यम सघन होगा उतनी ही प्रकाश की चाल, उतनी ही प्रकाश की चाल क्या होगी बच्चा, कम होगी। उतनी ही प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, देखो निर्वात में 3 है, फिर कितनी है, इस प्रकार से। ऐसे ही मैं कुछ अपवर्तनांक लिख रहा हूँ, जैसे हमने ये कहा n जो है वो किसके लिए है, पानी के लिए है, कितना होता है 1.33। n जो है कांच के लिए कितना है 1.5 है। n जो है एयर के लिए कितना है 1 है। 1.0036 कुछ होता है तो उसको अप्रॉक्सीमेट कितना ले लेते हैं 1।
n जो है वैक्यूम निर्वात के लिए कितना है, 1 होता है। वैसे ही n जो हीरा का होता है 2.42 करीब, इस प्रकार से, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इस प्रकार से। फिर अभी ये सारे जितने माध्यम हैं, ये सारे के सारे माध्यम हमारे कैसे हैं बच्चा, पारदर्शी माध्यम है। कैसे माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण उससे गुजर जाए, प्रकाश की किरण उससे जब गुजर जाएगी तो वो पारदर्शी माध्यम होगा, और जब उससे किरण नहीं गुजरेगी तो वो अपारदर्शी माध्यम होगा, ठीक है। ओके, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो V बराबर होता है n लेमडा। B बराबर क्या होता है, n लेमडा। यानी अगर हम देखें तो V1 बटे लेमडा 1 इज इक्वल टू V2 बटे लेमडा 2। इस प्रकार एक फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। जहाँ लेमडा जो है वो क्या है, तरंग दैर्घ्य है। लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, ठीक। इसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा पढ़ते हैं, ग्रीक अक्षर होता उससे प्रदर्शित करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम, इसको हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। वैसे ही अगर एक माइक्रोन आ जाता है तो वो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक नैनो आ जाता है तो वो 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। एक पिको आ जाता है तो वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। V बराबर n लेमडा हमने आपको बता दिया, ये फार्मूला हमने आपको बता दिया। तो यहाँ से ऐसा भी हम कर सकते हैं कि B1 बटे B2 बराबर लेमडा 1 बटे लेमडा 2, क्योंकि ये प्रथम माध्यम में चाल है, ये दूसरे माध्यम में चाल है, ये पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य है, ये दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य है। इन सब के बराबर होता है n, या हम कहें इसको फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी है आवृत्ति, ठीक है। इस प्रकार से ये भी नोट कर लेंगे फटाक से, सारे फार्मूले, जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को फटाक से आप नोट कर लेंगे, ओके। चलिए इसके बाद हम आते हैं लेंस पे। लेंस क्या होते हैं, लेंस होते हैं तुम्हारे, अगर हम 2 या 2 से अधिक समांग पारदर्शी पृष्ठों को मोड़ दें, मोड़ के एक नई युक्ति बनाएं, तो उसको हम लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेंस जो हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं, होते तो खैर 2-3 प्रकार के हैं, चलो उन सब के बारे में हम देख लेंगे। एक हो जाएगा ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, नहीं ऐसा करें, केवल 2 पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है उत्तल लेंस, एंड दूसरा है अवतल लेंस। पहला था उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है, किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे, और ये तुम्हारे किनारों पर पतले हैं तथा बीच में कैसे हैं, मोटे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे, और ये क्या है, बीच में पतले किनारों पर मोटे। इस प्रकार से, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आज की पढ़ाई हुई बातें आपको समझ में आई हो।
अगर समझ में आई हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ लाइक का बटन है उसको भी दबा देंगे। और अगर हमको अब किस बार सिलेक्शन लेना है रेडियो पुलिस भर्ती में, तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं, टाइम से खूब जम के, खूब मेहनत से, खूब लगन से बस पढ़ाई को करना है। ठीक है, कल हम आपके सामने फिर इसी समय उपस्थित होंगे लेके नई क्लास, नई जोश, नई होश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़िया तरीके से मज़े से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।